दोस्तों स्वागत है आपका इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने क्लियर कर दिए हैं एक सिंगल डे के अंदर। और ये आप कह सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन में हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनमें एक लेटेस्ट एडिशन है। दोस्तों बेसिकली इनमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत 24 घंटे में 34.2 किलोमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट रोड यहाँ पर हमने बना दिया है हरदोई उन्नाव डिवीजन के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे में, जहां पर 0.17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया गया है और ये ग्लोबली हाईएस्ट है। दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10 किलोमीटर का मेटल बीम क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है 24 घंटे के अंदर अंदर, और ये भी अगेन हाईएस्ट है ग्लोबली। दोनों के दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड हरदोई उन्नाव डिवीजन में ही क्रिएट किए गए हैं, जिनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर्टिफाई कर दिया गया है। होपफुली आगे चलकर इस तरह के हमें और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट इनलैंड वाटरवेज को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए 1000 करोड़ रुपीज के एडिशनल फंड्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल वाटरवेज के डेवलपमेंट के ऊपर किया जाएगा। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपीज अभी 1.5 साल पहले ही अप्रूव किए गए थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 300 करोड़ रुपीज उसमें से खर्च हो चुके हैं और 700 करोड़ रुपीज इस साल के अंदर अंदर खर्च हो जाएंगे। और अब उसमें 1000 करोड़ रुपीज के एडिशनल फंड्स जोड़े जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 इनके ऊपर मेनली फंडिंग इस्तेमाल की जाएगी, जहां पर बराक और ब्रह्मपुत्र रिवर्स को कवर किया जाएगा। ट्रेनर्स कंस्ट्रक्शन, पैसेंजर व्हीकल्स और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा मिजोरम और मेघालय में भी वाटरवेज को लेकर फिजिबिलिटी स्टडीज यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोग्राम को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार इसके लिए 22,400 करोड़ रुपीज के फंड्स अप्रूव करने जा रही है और इसके लिए कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप किया जाता है। ओवरऑल इसके अभी तीसरे फेज के ऊपर काम चल रहा है, जहां पर 56,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे और इसमें से ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीज का कंट्रीब्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जो एक ही बार में एलोकेट कर देंगे। बाकी कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स और लोन के रूप में यहाँ पर आएगा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जहां पर बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 29,000 करोड़ रुपीज गुजरात में खर्च किए जाएंगे, जबकि सेकंड हाईएस्ट 9,000 करोड़ रुपीज राजस्थान में खर्च किए जाएंगे और इसी महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा मुन्नेरू पलेरू लिंक कैनाल को अप्रूवल दे दी गई है और इस पर काम स्टार्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑर्डर भी इशू कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुन्नेरू रिवर का फ्लड वाटर पलेरू रिजर्वायर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर एक कैनाल डेवलप किया जाना है, जो 10,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर को होल्ड कर पाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। इसके थ्रू 2.54 लाख एकड़ ऑफ फार्मलैंड इरिगेट हो पाएगी आसपास के एरिया में। इसके साथ साथ सूर्यपेट, महबूबाबाद और खम्मम जैसे एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी इंप्रूव हो पाएगी। कुल मिलाकर 162.5 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसी साल इसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्लान किया जा रहा है और इसको लेकर आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अर्बन मास ट्रांजिट लिमिटेड के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों बेसिकली ये एक टाइप का सर्कुलर कॉरिडोर होगा, जहाँ पर विजयवाड़ा, नंबूरू, अमरावती, गुंटूर और तेनाली इस तरह के एरियाज को कनेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल अमरावती कैपिटल सिटी के लिए एक रिंग कॉरिडोर होगा, जो उसके बिल्कुल अगल बगल बनकर तैयार होगा, जहाँ पर आपको सबर्बन ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी सेमी हाई स्पीड रेल से। और अभी क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेल लाइन्स काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी हैं, तो इसी कारण इस सबर्बन रेल कॉरिडोर को बनाना काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि ये आगे चलकर अमरावती के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। अच्छी बात यह है कि हमारी रेलवेज के द्वारा यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है, तो अब इसकी फिजिबिलिटी और डीपीआर के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक जायंट फॉक्सकॉन से है, जो भारत में लगातार उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड करते जा रहे हैं और पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने भारत में $1.48 बिलियन की फंडिंग पंप कर दी है। दोस्तों बेसिकली उनकी ये इन्वेस्टमेंट उनकी तमिलनाडु यूनिट में की जाएगी, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करेंगे। और अभी आप जानती हैं कि एप्पल का प्लान है कि वो भारत से आईफोन सोर्सिंग को डबल करेंगे, क्योंकि वो यूएस के लिए उनके सभी के सभी आईफोन्स भारत से सोर्स करने वाले हैं, तो उसके लिए उनकी इंडियन फैक्ट्रीज को एक्सपांड करना लगातार जरूरी है और इसको लेकर अभी फॉक्सकॉन फ्रंट रनर सामने निकल कर आ रहा है। होपफुली इसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट एजुकेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों IIT भिलाई का एक्सपेंशन का काम अभी स्टार्ट होने जा रहा है और इसके लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा 1400 करोड़ रुपीज एलोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों रिसेंटली हमारे भारत सरकार के द्वारा देश में 5 IITs का एक्सपेंशन अप्रूव किया गया था, जिनके ऊपर 1 बाय 1 काम होना है और उसमें से भी IIT भिलाई के ऊपर काम स्टार्ट होने जा रहा है। 3 फेज में इसके ऊपर काम होगा, जहां पर पहले फेज में 2500 स्टूडेंट्स, 250 फैकल्टी मेंबर्स और 275 स्टाफ्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। फेज 1 की दूसरी स्टेज में 2 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, एक साइंस डिपार्टमेंट, एक एडवांस लेबोरेटरी
3 हॉस्टल्स, एक विजिटर हॉस्टल और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, जबकि आगे चलकर एक फुल साइज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि पहले फेज के अंदर 1500 के आसपास नई सीट्स यहाँ पर ऐड होंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार स्टेट के अंदर एक ज्वेलरी पार्क को डेवलप करने जा रही है और इसको लेकर अभी डीपीआर तैयार कर ली गई है। दोस्तों ज्वेलरी पार्क स्पेसिफिकली कोयम्बतूर की कुरुचीविली में बनकर तैयार होगा, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, जहां पर 2.46 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए आइडेंटिफाई कर ली गई है। एग्जीबिशन हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रेनिंग हॉल, 3D प्रिंटिंग, लेजर कटिंग, हॉल मार्किंग फैसिलिटीज और प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है ज्वेलरी पार्क की। 126 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगे और अभी क्योंकि डीपीआर तैयार हो गई है तो एक बार जब इसका काम स्टार्ट होता है तो उसके अगले 18 महीने के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा 2 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स और 3 लैब्स अप्रूव कर दी है दिल्ली के अंदर, और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि दिल्ली में फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। दोस्तों ये इंक्यूबेशन सेंटर्स तो प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम के अंतर्गत बनकर तैयार होंगे, जो दोनों के दोनों दिल्ली स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे, एक झंडेवाला में जबकि दूसरा वजीरपुर में बनकर तैयार होगा। 4.5 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। बात करें लैब्स के बारे में तो इनमें से 2 IoT लैब्स होंगी, जबकि एक फैब्रिकेशन लैब होगी, जो सभी की सभी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बनकर तैयार होंगे। इनमें से एक ईस्ट कैंपस में तैयार होगी, जबकि 2 मेन कैंपस में बनकर तैयार होंगी। प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और अपस्किलिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा और 3.06 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा गुरुग्राम RTS कॉरिडोर को लेकर भी प्रपोजल तैयार कर लिया गया है और अप्रूवल के लिए NCRTC ने प्रपोजल हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास में सबमिट कर दिया है। दोस्तों ये RTS कॉरिडोर NCRTC के ऑफिशियल प्लान का हिस्सा नहीं होगा, वो वैसे ही डेवलप किए जाएंगे जैसा पहले प्लान बनाया गया था, लेकिन ये कॉरिडोर अलग से ही डेवलप किया जाएगा स्पेसिफिकली यूपी और हरियाणा के लिए। 60 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जो गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास से स्टार्ट होगा और फिर गोल्फ कोर्स रोड, फरीदाबाद और नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर में जाकर टर्मिनेट होगा। 6 RTS स्टेशन भी यहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर बताया गया है कि 15,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का कहना है कि अगर स्टेक होल्डर्स जैसे कि हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की अथॉरिटीज इसको अप्रूव कर देती हैं तो वो इसको काफ़ी इजीली अप्रूव कर देंगे, तो उम्मीद ये है कि जल्द इसको अप्रूवल मिल जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन के रिडेवलपमेंट को लेकर सभी के सभी प्रीलिमिनरी वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस महीने अब इसके ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों सिविल लाइन बस स्टेशन प्रयागराज के वन ऑफ द मेन बस स्टेशन में से एक है, जो डेली 800 से ज़्यादा बसेस को हैंडल करता है। 4.16 एकड़ की एरिया में फैला है, जिसको अब एक 13 स्टोरी की बिल्डिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसको ओमैक्स ग्रुप की सब्सिडी बी टुगेदर डेवलप कर रही है, जहां पर AC लॉन्च, अंडरग्राउंड पार्किंग, एक चार्जिंग स्टेशन, VIP लॉन्च, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेल शॉप्स, ऐसी कुछ चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी महीने इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, तो मोस्टली आपको अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर ये बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।